फाइन स्टूडेंट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, लेक्चर नंबर 28। और देखो आज हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक क्या क्या यूनिट कंप्लीट हुआ है? तो फर्स्ट यूनिट यूरोपियंस एंड देयर ट्रेडिंग, अराइवल ऑफ यूरोपियंस एंड देयर ट्रेडिंग कंपनीज, वी हैव कंप्लीटेड। एंग्लो इंडियन स्ट्रगल, सेकेंड यूनिट वी हैव कंप्लीटेड। थर्ड वन मूवमेंट एंड रिवोल्ट्स, कंप्लीटेड। एंड फोर्थ वन ब्रिटिश प्रोग्राम एंड पॉलिसी, कंप्लीटेड। और ये फिफ्थ यूनिट है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि सबसे बड़ा यूनिट होगा। और ये क्लास तब तक करेंगे जब तक भारत को आज़ादी ना मिल जाए, 1947 तक। तो ये ऐसा यूनिट जहाँ से कंटिन्यूएशन है और कंप्लीट है तुम्हारा 1947 तक। समझ गए ना? तो पहला देखते हैं हम लोग, इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट भारत में कैसे आया। क्योंकि इंडिया एक तो था ही नहीं पहले, तो वी बिलोंग टू सेम इंडिया, वी बिलोंग टू द सेम लैंड, ये जो कॉन्सेप्ट आया कैसे? सिलेबस देख सकते हो स्टूडेंट तुम लोग। क्राउन रूल, करेक्ट। उससे पहले देखो एरा ऑफ कंपनीज, बीच में देखो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, उसमें रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट्स का वो एग्जांपल है। पीजेंट मूवमेंट्स हुए, दुनिया भर का मूवमेंट्स हुआ है वहाँ पे। ठीक है, समझ गए? तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि 1885 से पहले क्या रीजनल एसोसिएशन सब था। समझ गए स्टूडेंट? उससे पहले क्या क्या एसोसिएशन था, उसके बाद फिर कांग्रेस कैसे बना 1885 में, किस तरह नेशनलिज्म भारत में पनपा है, भारत में स्टार्ट हुआ है। तो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस मॉड्यूल। देख सकते हो, तो इस मॉड्यूल में हम लोग समझना है कि नेशनलिज्म कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे बर्थ हुआ नेशनलिज्म का। कांग्रेस जो कि 1885 में जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन के तैयार हुआ, जहाँ पे गांधी जी भी आए, करेक्ट, गोपाल कृष्ण गोखले भी थे मॉडरेट्स के रूप में, लाला लाजपत राय भी जुड़े, है ना, तिलक जी भी जुड़े। तो ये कांग्रेस कैसे बना, और कांग्रेस से पहले क्या क्या एसोसिएशन था, समझे? कांग्रेस बनने से पहले का एसोसिएशन क्या था, कांग्रेस कैसे फॉर्म हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बना, सेफ्टी वल्व थ्योरी भी देखने जा रहे हैं हम लोग, कांग्रेस का क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स था, और 3 फेजेस। इंडियन नेशनल मूवमेंट का भी 3 फेजेस है। पहले तो 3 फेजेस है, जैसे मॉडरेट्स फेजेस है, एक्सट्रीमिस्ट फेजेस है, उसके बाद फिर गांधीयन फेज होगा। समझे स्टूडेंट? तो देखो यहाँ पे नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, नेशनलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तुम्हारा एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है। वी बिलोंग टू द सेम लैंड, हम लोग सेम लैंड के हैं, भले ही रिलीजन अलग हो, भले ही कास्ट अलग हो, भले एथनिसिटी अलग हो, मगर हम लोग एक ही लैंड से हैं। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। यानी कि एक ऐसा विचारधारा, एक ऐसा आइडियोलॉजी है जो कॉमन आइडेंटिटी पे बिलीव करता है। अच्छा, तुम्हारे और मेरे बीच में कॉमन चीज़ क्या है? वी आर इंडियंस। चाहे कोई नॉर्थ ईस्ट में रह रहा हो, कोई गुजरात में रह रहा हो, कोई तमिलनाडु में रह रहा हो, या कोई कश्मीर में रह रहा हो, ऑल आर सेम। क्यों? कि सभी इंडियंस हैं। तो कॉमन आइडेंटिटी पे ये आइडियोलॉजी जो है कॉमन आइडेंटिटी पे बिलीव करता है। इसमें क्या है कि जितने भी नागरिक हैं वो सब एक लार्जर फैमिली का ही हिस्सा है, एक बड़ा फैमिली का ही हिस्सा। और बड़ा फैमिली क्या है? इंडिया। तो इंडिया में हम रहेंगे तो वी आर इंडियंस, चाहे हम साउथ में रहे, चाहे ईस्ट में रहे, चाहे वेस्ट में रहे, चाहे कहीं पर भी रहें। तो नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? कॉमन आइडेंटिटी। और ये कल्चरल कॉन्सेप्ट है, समझे ना? जहाँ पे हम लोग कल्चर मतलब वे ऑफ लाइफ, इंडियन सेम है हम लोग। अब किस तरह मैनिफेस्टेशन करोगे, कैसे दिखाई देगा कि वी ऑल आर सेम? कैसे नेशनलिज्म दिखाई पड़ता है? तो नंबर 1 देखो, चाहे प्लेजर हो चाहे पेन हो, सब एक दूसरे का शेयर करते हैं। मान लो कुछ पुलवामा में अटैक हुआ तो दर्द यहाँ पे भी होता है। कुछ वायनाड में लैंडस्लाइड्स हुआ नीचे, जो न्यूज़ में चल रहा है, यहाँ पे भी दुख हो रहा है, यहाँ से भी चैरिटी जाएगा वहाँ पे, और यहाँ पे भी हमें दुख है। तो वही सिटीजन क्या करते हैं कि प्लेजर एंड पेन शेयर करना शुरू कर देते हैं, लगता है कि हम सब सेम ही हैं। फर्स्ट मैनिफेस्टेशन। सेकंड क्या है तुम्हारा कि कोई भी इवेंट एक देश के एक कोना में हो रहा है तो उसका असर दूसरी जगह पे भी पड़ेगा। जैसे पुलवामा अटैक देख लो, या कोई भी चीज़ देख लो, हमारे शहीद यदि बॉर्डर एरिया में, हाँ, हमारे जो जवान यदि हमारे जवान यदि बॉर्डर एरिया में शहीद हो जाते हैं तो असर पड़ता है हमें यहाँ पे भी। समझ गए ना? यानी कि इवेंट्स एक जगह किसी भी भारत के किसी भी कोना में होता है तो उसका असर दूसरी जगह भी पड़ता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, हम लोग सब सेम हैं, वी आर इंडियंस। ये जो फीलिंग्स है ये भी एक मैनिफेस्टेशन है इंडियननेस का, नेशनलिज्म का। समझ गए स्टूडेंट? तो ये जो कॉन्सेप्ट है इंडिया एज अ कंट्री, इंडिया, हम लोग सब इंडियंस हैं, ये चीज़ पहले नहीं था, ये 1860s के बाद भारत में स्टार्ट हुआ है। क्यों? पहले राजा लोग रहते थे, अपना छोटे छोटे नेटिव स्टेट्स होता था इन लोग का, तो इंडियंस कॉमन आइडेंटिटी नहीं था। 1860s के बाद
देखोगे और कहोगे कि सर कैसे अचानक स्टार्ट हुआ, तो रीजन ब्रिटिश, कि कॉमन एनिमी ब्रिटिश बना। अब ब्रिटिश ने उस तरह का प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर दिया जहाँ पे हम लोग एक हो सके। देखो न्यूज़पेपर देखो, और न्यूज़पेपर में कोई भी चीज़ बुराई लाएगा तो जो रिटेलिएशन होगा उससे भी नेशनलिज्म एक बर्थ होगा। समझ पा रहे हो ना? तो ये बर्थ और इमरजेंस हुआ नेशनलिज्म का, ये 1860 के बाद तुमको कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो ये पूछेगा कि नेशनलिज्म क्या है, बता दोगे ना? ये कल्चरल कॉन्सेप्ट है, समझे, कॉमन आइडेंटिटी पे बिलीव करता है और सभी सिटीजन एक लार्जर फैमिली का हिस्सा है। इसका मैनिफेस्टेशन बहुत तरीके से हो सकता है नेशनलिज्म का। एग्जाम्पल क्या है कि जहाँ पे एक सिटीजन और दूसरे सिटीजन अपने सरों और अपने बेनिफिट्स को, कह सकते हो उपलब्धि को शेयर कर रहे होते हैं। देखते हो जब आर्टिकल 370 हटा तो सभी लोग इंडियंस लोग खुश थे कि देश का प्लेजर हमारा प्लेजर, देश का पेन हमारा पेन। सही बात है ना? एक जगह कहीं पे इंसिडेंट हुआ तो उसका असर दूसरी जगह पड़ेगा। एंड स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, यस, यदि भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना तो सभी इंडियंस खुश हैं। तो क्या है? स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सब हम लोग एक हैं, इंडियंस। तो यहाँ पे देखो विद्यार्थी लोग कैसे ये राइज हुआ, कैसे ये बर्थ हुआ नेशनलिज्म का भारत में। तो 8 फैक्टर है, तो 8 फैक्टर को सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। नीचे जाओ, देखो नंबर 1, डिफरेंस ऑफ इंडियन इंटरेस्ट एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखो थ्योरी जा रहे हैं हम लोग, डिफरेंस ऑफ इंडियन इंटरेस्ट एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट। अच्छा, कॉलोनियल इंटरेस्ट क्या था? उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, वेस्टेड इंटरेस्ट था कि नहीं था? यू विल गेट इन योर पेज। देखो आप नेक्स्ट पेज में जाओ, डिफरेंस ऑफ इंडियन इंटरेस्ट एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट। तो कॉलोनियल इंटरेस्ट का क्या है? मतलब कॉलोनी जो यूरोपियंस लोग यहाँ पे आए, स्पेशली इंग्लिश, वो किस सिलसिले से आया, किस इरादे से आया कि अधिक से अधिक वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सके रेवेन्यू, होम चार्जेस, है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो इन लोगों का जो इंटेंशन था वो कॉमर्शियल मोटिव था, पैसा कमाना था। वहाँ इंडियन इंटरेस्ट ऐसा नहीं है। इंडिया का इंटरेस्ट है कि हमारा जो सेक्शंस ऑफ पीपल है, क्लासेस है, वर्कर है, पीजेंट्स है, आर्टिसंस है, एजुकेटेड, इंटेलेक्चुअल, सबका भलाई हो। तो दोनों कंट्रास्ट हुआ ना, कॉन्ट्राडिक्शन हुआ ना। ब्रिटिश कुछ और सोच रहा है हमारे लिए, ब्रिटिश एक्चुअली वो अपने लिए ही सोच रहा है, वो बस प्रॉफिट पे ध्यान है। बट इंडियंस तो अपने लिए सोचेगा ही। चाहे पीजेंट्स का जो लगान के वजह से, जानते हो टैक्स की वजह से क्या स्थिति हो रहा था, सभी जितने भी ब्रिटिश का प्रोग्राम और पॉलिसी है, सब में हमें दिखता है वेस्टेड इंटरेस्ट दिखता है। तो कन्फ्लिक्ट हो गया। जब इंडियंस को रियलाइज हुआ कि जो ब्रिटिश का जो इंटरेस्ट है, कॉलोनियल एम्पायर का जो इंटरेस्ट है, वो डिफरेंट है हमारे इंटरेस्ट से, क्योंकि ये लोग वेलफेयर पे काम करना नहीं चाहते हैं। तो यहीं से एक स्ट्रॉन्ग रिसेंटमेंट तैयार हुआ कि यस, ये ब्रिटिश क्या है, कॉमन एनिमी है, पेजेंट्स के लिए भी, समझे, आर्टिसंस के लिए भी, एजुकेटेड के लिए भी। तो कॉमन एनिमी, जब कभी भी कॉमन एनिमी मिलेगा तो जाहिर सी बात है सभी लोग एक साथ हो जाएंगे। जब सब लोग एक साथ हो जाएंगे तो नेशनलिज्म का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वो नेशनलिज्म स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से। समझ पा रहे हो ना स्टूडेंट? यस। दूसरा देखते हैं रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। देखो प्रेस और लिटरेचर का भी उतना ही योगदान है। अब जानते हो कि बहुत सारे इंडियंस लोग अपना इंग्लिश न्यूज़पेपर भी चलाते थे। अब बहुत सारे इंडियंस हमारे वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी लिखते थे। करेक्ट बात है। तो आखिर दोनों लैंग्वेज में जो इंडियंस लिखते थे किस लिए? संवाद करने के लिए, ताकि ब्रिटिश का जो प्रोग्राम और पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए, और क्या होना चाहिए, कैसे लोग जुड़ना चाहिए मास मूवमेंट में, उस चीज़ के लिए। देखो तो ऑफिशियल पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया जाता था, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर हो, चाहे वर्नाकुलर लैंग्वेज का न्यूज़पेपर हो। समझे? इस पर स्वराज का कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ? स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। तिलक जी लिखे थे ना, इनफैक्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में जाकर बोले भी थे वो चीज़। तो जो आइडियाज़ जो देश को एक कर सकता है, उस तरह का आइडियाज़ फैल रहा है, यानी कि आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, कि हम खुद डोमिनियन स्टेटस, अब ऊपर रहो, नीचे हम खुद रूल करेंगे, इंडियंस लोग खुद ही रूल करेगा। अब बाद में देखो स्वराज का डेफिनेशन और बड़ा कर दिया गया, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इस तरह ख्याल सब न्यूज़पेपर के द्वारा लोगों को बीच में पहुंचाना, सिविल राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का बात पहुंचाना, है ना, और सभी पीपल से गुजारिश करना कि सब यूनाइट हो जाओ, क्योंकि कॉमन एनिमी ब्रिटिश ही है। और अपने जो पॉलिटिकल आइडियाज़ जो वेस्टर्न वर्ल्ड से आया है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सभी नए, डेमोक्रेसी, ये सभी नए चीज़ फैलने लगे, नए न्यू कॉन्सेप्ट सब। तो पीपल यूनाइट हो जाएंगे इससे। इसलिए कह सकते हैं कि प्रेस और लिटरेचर का ही बहुत बड़ा रोल है नेशनलिज्म को ना आगे बढ़ाने में। थर्ड देखो, अब यहाँ पे तुम देख सकते हो, एक तो ब्रिटिश का अपना सोच, ब्रिटिश हमेशा तुम्हारा वाइट सुपरियरिटी में बिलीव करता था, रेशियल सुपरियरिटी में बिलीव करता था। ये लोग कहता था कि हम लोग आर्यंस रेस हैं, ठीक है, और इंडियंस को छोटे नज़र से देखता था।
ये लोग वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी लेके चल रहा था। ये लोग को लगता था कि वाइट मैन जो होते हैं जब से सिविलाइज लोग सब है, सभ्य लोग हैं, धरती पे सबसे ज़्यादा जो सभ्य हो सकता है वो कौन है? ये यूरोपियंस लोग हैं। और ये लोग सोचते थे कि और जो सबसे अनसिविलाइज लोग हैं सब ये इंडियंस अफ्रीकन लोग हैं। तो हमारा जिम्मेदारी बनता है, ये लोग ब्रिटिश लोग बोल रहे हैं, हमारा जिम्मेदारी बनता है कि इस तरह का जो अनसिविलाइज लोग है उसको भी सिविलाइज करें, इसलिए हम कॉलोनी बनाए। ऐसी इच्छा नहीं था कॉलोनी बनाने का। देख रहे हो कितना गलत सोच कि ये लोग पहले से रेशियल सुप्रीमेसी को लेकर चल रहा है। तो वही वहाँ पे लिखा गया कि वाइट मैन्स बर्डन, इसका मतलब एक ऐसा आइडिया जो वाइट जो बिलीव करता है, जो ऐसा आइडियोलॉजी कह सकते हो जिसमें ये बात रखा गया है कि वाइट पीपल सुपेरियर होता है दूसरे पीपल से, और इसलिए उसके ऊपर जिम्मेदारी है, उसके ऊपर ड्यूटी है कि बाकी लोग जो अनसिविलाइज उसको एजुकेट करे, उसको केयर करे। वो जस्टिफिकेशन दे रहा है अपना इम्पेरियलिज्म और कॉलोनिज्म के लिए। हाँ, मैकेले ने बोला था ना कि ये सिविल सर्विस में इन लोग का होना चाहिए, और ये कोई हम फेवर नहीं कर रहे, इन लोग का अधिकार है। और प्लस एक मैसेज भी जाना चाहिए कि ब्रिटिश लोग बहुत सीरियस है अपने कॉलोनी को लेके, करेक्ट। तो एक मैसेज एक तरह से कि इम्पेरियलिज्म और कॉलोनिज्म बनाए। तो देखिए, इन लोग को हम दिया दिखाने के लिए यहाँ पे आए हैं, शोषण नहीं कर रहे हैं, इन लोग को एजुकेट कर रहे हैं। बात समझ में आ गया ना? हाँ, उसके बाद देखो बच्चे लोग, बहुत सारा ब्रिटिश का एक्शन हो गया। जैसे देखो, लॉर्ड लिटन के टाइम में सिविल सर्विस का उम्र जानते हो मैक्सिमम एज 19 कर दिया गया, 23 से। वी हैव सीन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में जानते हो कितना खतरनाक चीज़ था कि कुछ लिख ही नहीं सकते हो आप, ब्रिटिश का अगेंस्ट कुछ लिख ही नहीं सकते हो, सेडिशन का चार्ज हो जाएगा। लिटन लेके आया था, बाद में इसको हटा दिया रिपन ने। और उसका देखो दिल्ली दरबार लगा था 1877 में, याद है ना? दिल्ली दरबार में बताओ, यहाँ पे लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, फेमिन से मर रहे हैं। महाराजा जो लोग हैं वहाँ पे प्रिंसली स्टेट वाले जो राजा लोग वहाँ पे जाके देख रहे हैं, और पैसा जो भारत का पैसा वो डुबाया जा रहा है इन लोग राजा रानी को खुश करने के चक्कर में, जो ब्रिटेन का था। तो ये भी गलत तरीका है। उसके बाद इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल में क्या था कि जो जज पहले क्या होता था नॉर्मली कि यूरोपियन जज ही यूरोपियन सब्जेक्ट्स को वो करते थे, मतलब फैसला सुनाते थे उसके ऊपर। इसमें कहा गया कि यदि कोई भी कॉम्पिटेंट इंडियन जज है तो वो भी फैसला सुना सकता है। लॉर्ड रिपन लेके आए थे, लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था, और इल्बर्ट इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किए थे। तो बिल तो पास नहीं हो पाया। मैं एक कॉन्शियसनेस जगह इंडियंस में कि क्या इंडियंस क्यों नहीं हो सकता है जज। मैंने कहा था नहीं पहले भी तुम लोग को, इल्बर्ट बिल भले ही पास नहीं हुआ हो, मैं एक कॉन्शियसनेस जगह इंडियंस के अंदर। आगे देखो, हाँ ब्रिटिश, देखो ब्रिटिश का ही पॉजिटिव रोल है, अभी भी हम देखते हैं इस चीज़ का। देखो ब्रिटिश ने क्या किया, इस कंट्री को यूनाइट किया है, चाहे पॉलिटिकली यूनाइट किया हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिवली यूनाइट किया हो, चाहे इकोनॉमिकली किया हो, इसका फ़ायदा हमें मिलेगा। एग्जाम्पल देखो, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ ब्रिटिश के अंदर। इंडियन प्रोविंसेस जो कि ब्रिटिश के डायरेक्टली अंदर है, और प्रिंसली स्टेट इनडायरेक्टली। प्रिंसली स्टेट का बहुत सारा चीज़ तो ब्रिटिश इंडिया ही देख रहा था, फॉरेन अफेयर्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने क्या किया, भारत को यूनाइट करने में हेल्प किया है। हाँ देखो, इसलिए पॉलिटिकल यूनिटी हो गया नंबर 1। दूसरी बात है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन। सिविल सर्विस बताओ कितना प्रोफेशनल बना दिया गया। जुडिशरी सिस्टम कितना यूनिफाइड था, क्योंकि हम जानते हैं एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया में क्या जुडिशरी सिस्टम था हमारा, है ना? कोडिफाइड लॉज, सिविल लॉज है, क्रिमिनल लॉज, यानी कि पूरा भारत में सेम लॉज चलेगा। तो ये कंट्री कह सकते हो ना एडमिनिस्ट्रेटिवली भी यूनिफाई हुआ है। तीसरा रीजन देख सकते हो कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन को भी और मॉडर्न कर दिया गया। हाँ, रेलवे बना दिया गया, करेक्ट, रोडवे बना दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी बना दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कर दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश को इस चीज़ का श्रेय जाएगा कि पॉलिटिकली यूनिफाई किया भारत को, एडमिनिस्ट्रेटिवली यूनिफाई किया भारत को, एंड ज्योग्राफिकली भी यूनिफाई किया भारत को। समझ गए ना? जब इतना कुछ हो रहा है बच्चे लोग, इसका पॉजिटिव असर तो पड़ेगा, क्योंकि जब आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो एक इंडियंस दूसरे इंडियंस को अपना आइडिया फैला पाएगा ना। जब न्यूज़पेपर आपके पास व्यवस्था है तो जो बड़े बड़े लोग सब है, राजा राम मोहन राय टाइप के लोग सब है, जो बड़े बड़े लोग सब है, वो अपना मैसेज फैला सकेंगे। तो वही फ़ायदा हुआ यहाँ पे। देखो कि पॉलिटिकल आइडियाज़ और पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज हुआ है थैंक्स टू द ब्रिटिश, कि ब्रिटिश ने जो व्यवस्था क्रिएट किया, इकोसिस्टम क्रिएट किया, उसकी वजह से फ़ायदा हुआ इंडियंस को। बात समझ में आया? दूसरा देखो, वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन। हम जानते हैं कि यूरोपियन लर्निंग और लिटरेचर, इससे भी बहुत फ़ायदा हुआ है कि वहाँ पे क्या बीत रहा है यूरोप में, क्योंकि यूरोप में जो लिटरेचर है, यूरोप में जो साइंस है, वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। तो हमारे इंडियंस लोग पढ़ेंगे तो उन लोगों को समझ में आया कि क्या उसका राइट्स है एक्चुअल में। इंग्लिश लैंग्वेज, देखो इंग्लिश लैंग्वेज का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, पूरा भारत कनेक्ट किया, क्योंकि ऊपर में कुछ और लैंग्वेज चल रहा है, साउथ इंडिया में कुछ और लैंग्वेज चल रहा है, उस तरफ कुछ लैंग्वेज चल रहा है, तो एक कॉमन लैंग्वेज आया ना इंग्लिश। तो
इंग्लिश लैंग्वेज से कम यूनाइट तो हुआ भारत, क्योंकि भारत में डाइवर्सिटी तो पहले से ही प्रेजेंट है। तो इंग्लिश कहीं ना कहीं बाइंडिंग फोर्स बना है एक लैंग्वेज, और अभी भी बाइंडिंग फोर्स के रूप में काम करता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि हिंदुस्तान घूमना है तो एटलीस्ट आपको 2 लैंग्वेज आना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश आना चाहिए। हाँ, यदि तुमको हिंदी नहीं भी आ रहा तो इंग्लिश से काम चल जाएगा। बात समझ रहे हो ना? हाँ, तो कंट्री को एक करने के लिए लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए। देखो इंग्लिश बन के निकला है, बात समझे ना? तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश रूल, अच्छा ब्रिटिश ने जो भी बनाया वो अपने लिए बनाया है, मगर इंडियंस को भी भला हो रहा है इस पर, इंडियन को फायदा है, इंडिया को बहुत फायदा हो रहा है इस चीज़ से। आगे देखो, उसका देखो बच्चे लोग रोल ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट। देखो ब्रिटिश का एक तो हमने देख लिया ना, हाँ एक तो हमने देख लिया बच्चे लोग कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, जिसकी वजह से फायदा हुआ। दूसरा देखो स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन, इसी में बात कर रहे थे। देखो इसमें क्या हुआ, यूरोपियन लर्निंग और लिटरेचर से क्या हुआ बच्चे लोग, न्यू डायरेक्शन मिला इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग को, या इस तरह सोचा जाए। हाँ देखो मॉडर्न रैशनलिटी, यानी कि मॉडर्न लाइन पे कैसे सोचा जाए, साइंटिफिक कैसे सोचा जाए, सेकुलर वैल्यू, समझे ना, हिंदू मुस्लिम करने से नहीं होगा, फर्टर्निटी, इक्वलिटी, डेमोक्रेटिक आइडियाज, ये सब डेवलप्ड हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज देखो वही मैंने जो बोला है वही चीज़ दिखा है कि अलग अलग जो लीडर्स है, कोई बंगाल से होंगे, कोई उधर मुंबई से होंगे, कोई मद्रास से होंगे, अलग अलग लीडर्स का अलग अलग लैंग्वेज रहेगा। तो एक लैंग्वेज होना चाहिए ना सबको कनेक्ट करने के लिए, तो इंग्लिश बिकम द डेट लैंग्वेज, कम्युनिकेट करने के लिए बहुत फायदा हुआ। और कहीं ना कहीं यही एजुकेटेड मिडिल क्लास है जो कि बाद में जाकर न्यूक्लियस बने हैं और इतना बड़ा तुम्हारा नेशनलिज्म फैला है भारत में। तो हम कह सकते हैं कि ये ब्रिटिश रूल का पॉजिटिव इम्पैक्ट है। आगे देखो, जैसे एग्जांपल देखो 5 नंबर, ये खत्म हो गया ना जी, 5th नंबर मिडिल क्लास इंटेलिजेंस है। एग्जांपल देखो WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, है ना, रमेश चंद्र दत्त, RC दत्त बताए थे ना, जो 2nd सिविल सर्वेंट बने थे भारत में। सुरेंद्रनाथ वो बने थे, वो याद है तुम लोग को, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो बड़े भाई सबसे पहले सिविल सर्वेंट बने थे, उसका 2nd बनने वाले RC दत्त और उसके दादा भाई नारोजी सब। तो ये सब लोग जो है मिडिल क्लास से इंटेलिजेंस है, बहुत पढ़े लिखे लोग सब है। देखो अच्छा, इन लोगों को लगा कि भाई हम लोग को चाहिए था इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो मिला डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम लोग को चाहिए था प्रोस्पेरिटी, तो मिला पॉवर्टी ब्रिटिश रूल के वजह से। तो हम तो हताश हो गए जी, है ना, हमें तो ठगा गया, पूरी तरीके से ठगा गया। तो इस तरह का ये लोग अपने राइटिंग से लोगों के बीच में प्रचार कर रहे हैं। बात समझ में आ गया ना? हाँ, इनको लगा दिस स्टार्टेड नोटिसिंग द प्लान मैनर इन विच ब्रिटिश वेयर, इन लोगों को पता चला देखो ब्रिटिश तो बहुत प्लानिंग तरीके से ब्रिटिश इंडिया का रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहा है ना, बर्बाद कर रहा है। इनॉर्मस वेल्थ यहाँ से लेके चला गया, हमारा सब कुछ लेके चला गया। तो उस समय एक बहुत बड़े शख्सियत हुए थे पर्सिवल स्पेयर, उन्होंने कहा कि देखिए ये मिडिल क्लास जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपका, ये ऑल इंडियन क्लास है, इसमें है ना अलग अलग बैकग्राउंड है, मगर सबसे कॉमन चीज़ क्या है कि बहुत ही नॉलेज है, आइडियाज़ है, वैल्यूज़ है। भले ही ये माइनॉरिटी है इंडियन सोसाइटी का, बट बहुत डायनेमिक माइनॉरिटी है, यानी कि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है यूनिटी लाने में। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि मिडिल क्लास इंटेलिजेंस को आप कम मत आंको, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप एज पर हिम। समझे, एक नया होप ला सकता है भारत के लिए, भले ही ये कम मुट्ठी भर लोग हैं, मगर ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकता है भारत में। बात समझ में आ गया स्टूडेंट? हाँ, आगे देखो सेंस ऑफ प्राइड इनका। अब बताओ ओरिएंटलिस्ट लोग थे, हिस्टोरियंस एंड अदर स्कॉलर। देखो अब ऐसा तो नहीं कि सभी ब्रिटिश लोग खराब थे, ऐसा नहीं हुआ, कई लोग पढ़े लिखे ब्रिटिश लोग हैं। सही खोल कर बैठे हो ना बच्चे लोग? हाँ, थोड़ा तेज़ी से पढ़ा रहे हैं, बी फोकस्ड। देखो यहाँ पे कई ओरिएंटलिस्ट लोग थे जो बाहर के लोग हैं, वो भी तो बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। जैसे एग्जांपल देखो मैक्स मुलर, है ना, विलियम्स हो गए, जेम्स प्रिंसेप हो गए। अब ये लोग ब्रिटिश लोग हमेशा रेशियल सुप्रीमेसी जानते हो कि अपना दिखाते थे कि हम आर्यंस हैं, हम तुमसे ऊपर हैं, है ना, हम वहाँ से आए हैं, तुम लोग यहाँ के हो, तुम लोग बहुत पीछे हो। तो देखो इन्होंने जो यूरोपियन स्कॉलर्स है, इन्होंने इतना डिस्कवरी किया और इन्होंने इस्टाब्लिश कर दिया कि देखिए जिस रेस से आप आ रहे हैं ये खुद वही रेस का है, ये लोग भी इंडो आर्यन रेस से आप भी आते हो और इंडियंस भी आते हैं, तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आप भी तेज हो तो ये लोग भी तेज है, ये बहुत पीछे के लोग नहीं हैं, ये लोग बहुत सिविलाइज लोग हैं। क्यों खुद अब देखो ना, जेम्स प्रिंसेप वही आदमी जिन्होंने अशोका का डेसिफर्ड किया था, राइटिंग्स है ना, स्क्रिप्ट सब डेसिफर्ड किया था। तो अशोका देखो कितना बड़ा साम्राज्य था, यदि अनसिविलाइज होता तो इतना बड़ा साम्राज्य होता क्या, इतना वेलफेयर प्रोग्राम होता क्या उस समय। तो यूरोपियंस ने ये जो मीथ है तोड़ दिया, यूरोपियंस का ही, हाँ इंग्लिश का तोड़ दिया। ये सब जितने भी पढ़े लिखे जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे, तो इन्होंने थ्योरी दिया कि इंडो आर्यन जो है वो सेम एथनिक ग्रुप से है, जहाँ से यूरोपियन स्टार्ट हुआ, जहाँ से यूरोपियंस आगे बढ़ा है जिस एथनिक ग्रुप से। अरे भाई इंडियंस लोग भी सेम ही है, इसलिए यूरोपियंस लोग ये ना कहें कि हम लोग आगे रेस में हैं, ऐसा नहीं है, सब सेम ही रेस के हैं। हमारे इंडियन स्कॉलर्स भी देखो, स्वामी विवेकानंद हो गए, RL मित्रा हो गए,
आरजी भंडारकर हो गए, बड़े इन्होंने भी इंडिया का जो पास्ट हिस्ट्री था उसको ग्लोरीफाई किया है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़े हो ना बच्चे लोग, उसमें हमने देखे कितना दुनिया भर का चीज़ हुआ है, आर्य समाज, ब्रह्मा समाज, है ना, रामकृष्ण मिशन, तो इतने बड़े बड़े लीडर आके भी इंडिया का जो पास्ट है उसको ग्लोरीफाई किया है। तो देखो इससे साइकोलॉजिकल बूस्ट गया इंडियंस को, है ना, कि यस ऐसा नहीं कि हम छोटे तबके के हैं, हमारा तो रिच हिस्ट्री रहा है। दूसरी बात है सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे, है ना। और जो कॉलोनियल मीथ था कि कॉलोनी क्या है तुम्हारा, ये ब्रिटिश सबसे आगे है रेशियल सुप्रीमेसी में, ये भी धाराशायी हो गया, क्योंकि यूरोपियन स्कॉलर्स ने तो ये स्थापित कर ही दिया कि सब सेमी रेस के हम लोग, और वो किया है तो साइंटिफिक लाइन से ही किया होगा, तो इससे पॉजिटिविटी हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेंस ऑफ प्राइड इनकलकेटेड बाय ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियंस एंड अदर स्कॉलर्स, इसके वजह से भी भारत में नेशनलिज्म बढ़ा है। आगे देखो, हाँ और क्या हुआ, देखो वही बात है, उसी कंटिन्यू कर दो। जानते हो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ ना भारत में, उसका असर पड़ा कि जितने भी सोशल इविल्स सब थे वो काफ़ी कुछ रिमूव हुए भारत से। हाँ, जो सोसाइटी बिखरा हुआ था, डिवाइडेड था, वो सब साथ में आया। एक कल्चरल कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ कि यस वी आर इंडियंस। इसलिए तो बोल रहे हैं कि 1860 के बाद ही नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट भारत में स्टार्ट हुआ, क्योंकि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से वो मैच कर जाएगा। वो हमारे इंडियंस भी रिफॉर्म्स पे काम करना चाहते हैं। देखो राजा राम मोहन रॉय किए कि नहीं किए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किए कि नहीं किए, जो बड़े बड़े जितने भी लोग हैं वो सब सोशल इविल्स को काटना चाह रहे थे इंडियन सोसाइटीज से। तो इसलिए कह सकते हैं कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का ही बहुत बड़ा योगदान है तुम्हारा नेशनलिज्म में। आगे देखो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो हो रहा था उस समय, बाहर कुछ भी इंसिडेंट होगा तो भारत में असर पड़ेगा ना उस चीज़ का। हाँ, जैसे एग्जांपल देखो स्पेनिश और पोर्टुगीज़ का जो कंट्रोल था साउथ अमेरिका में, उससे बहुत सारा कंट्री इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गया, तो उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा भारत पे। दूसरी बात है ग्रीस और इटली में भी तुम्हारा नेशनल मूवमेंट चल रहा था, वहाँ पे भी, है ना। आयरलैंड को भी देखो लिबरेशन हो गया, वहाँ पे भी फ्रीडम चल रहा है। जाहिर सी बात है भारत को भी असर करेगा ये चीज़, समझ पा रहे हो ना। तो इंटरनेशनल इवेंट से भी असर पड़ा है भारत को। तो समझ में आ गया ना 8 रीजन्स नेशनलिज्म जिसकी वजह से बढ़ा है। तो मैं फिर से तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि पीपल रिलायसन ऑफ कॉलोनियल इंटरेस्ट एंड इंडियन इंटरेस्ट, कॉलोनियल इंटरेस्ट वर्सेस इंडियन इंटरेस्ट पता चल गया। दूसरा क्या है कि प्रेस और लिटरेचर का रोल, है ना। पॉलिसी देखो रिएक्शनरी पॉलिसी, वही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, सिविल सर्विस में एज घटा दिया, ठीक है। रेशियल एरोगेंस, जानते ये लोग अपना रेशियल सुप्रीमेसी दिखाता था। ब्रिटिश का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है उसका रूल का। मिडिल क्लास इंटेलिजेंस का उदय होना, रोल, हाँ उसका आगे बढ़ना, सेंस ऑफ प्राइड भरना और इंटेलिस्ट और हिस्टोरियंस के द्वारा। फिर इंडियन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद जो भी इंटरनेशनल इवेंट हुआ सब के वजह से भारत में एक कोई सिंगल फैक्टर नहीं हो सकता, बहुत सारे फैक्टर की वजह से भारत में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, बढ़ा। तो समझ गए ना बच्चे लोग, बर्थ एंड ओरिजिन ऑफ नेशनलिज्म कंप्लीटेड, खत्म कर दिए ना ये चीज़। अब पढ़ेंगे हम लोग प्री कांग्रेस एसोसिएशन, यानी कांग्रेस बनने से पहले। कांग्रेस तो 1885 में बना है, 1885 में कांग्रेस बना। क्या उससे पहले हम हाथ धर के बैठे हुए थे क्या? तो मैंने तो कहा कि 1860 के बाद ही शुरू हो गया नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट। तो ये तुमको दिखेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, अर्ली हाफ 19th सेंचुरी, अर्ली हाफ 19th सेंचुरी है शुरुआत का, समझे ना। यानी कि 1800 से लेकर 1850 तक का बात है शुरुआत में भी देखो पॉलिटिकल एसोसिएशन बन रहे थे। जितने शुरुआत का 1800 से लेकर 1850 के बीच में अर्ली हाफ ही है। तो बट उस समय जो पॉलिटिकल एसोसिएशन बन रहे थे वो वेल्दी क्लास बना रहा था, एरिस्टोक्रेट जो लैंडेड क्लास है, जो जिसके पास पैसा रुपया है, ज़मीन है, ऐसे लोग पॉलिटिकल एसोसिएशन बना रहे थे। और जो भी बना रहे थे तो पूरा कंट्री वाइज नहीं था, ये लोकल कैरेक्टर था, रीजनल कैरेक्टर था, उसी जगह पे एक एसोसिएशन बन रहा था शुरुआत का। हाँ, इसमें क्या था कि इसमें क्या डिमांड था? डिमांड यही था कि इंडियंस लोग एडमिनिस्ट्रेशन में होने चाहिए, समझे ना। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होना चाहिए, अंग्रेज जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है उसमें रिफॉर्म्स होना चाहिए, इंडियंस अधिक से अधिक होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, और एजुकेशन स्प्रेड होना चाहिए, क्योंकि ये सब पढ़े लिखे लोग सब है, एलाइड क्लास वाले, लैंडलॉर्ड सब लोग सब। याद करो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी आया, उससे भी पहले लोग पढ़ ही रहे थे कम मात्रा में। तो इन लोगों का ऐसा मानना था कि ब्रिटिश रिफॉर्म करे, एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म करे, एजुकेशन को स्प्रेड करे। हाँ, मगर देखो रियल सेंस में जो कुछ हुआ है वो लेटर हाफ में हुआ है 19th सेंचुरी, यानी कि 1850 से लेकर 1900 तक कह सकते हो। इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन बना, बट ये डिफरेंट है क्योंकि पहले जो फर्स्ट हाफ में जो बन रहा था बच्चे लोग, उसमें देखो वेल्दी और एरिस्टोक्रेट्स लोग सब थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मिडिल क्लास वाले लोग सभी आना शुरू हो जाएंगे, यहाँ प्रोफेशनल लोग आना शुरू हो जाएंगे, लॉयर्स, हाँ, जर्नलिस्ट, डॉक्टर, टीचर, ऐसे लोग सभी पॉलिटिकल एसोसिएशन में अपने आप को शामिल करना शुरू कर देंगे। और इसका जो पर्सपेक्टिव है, इसका जो एजेंडा है वो बड़ा होगा, क्योंकि ये एजेंडा केवल लैंड तक ही सीमित नहीं होगा, अनलाइक फर्स्ट हाफ ऑफ द योर 19th सेंचुरी। इसका जो गोल होगा वो बड़ा होगा, एजेंडा बड़ा होगा इसका। हाँ, जैसे एग्जांपल देखो, डिमांड क्या कर रहे थे कि उस समय एक आर्म्स एक्ट बना था। आर्म्स एक्ट का मतलब क्या कि इंडियंस लोग आर्म्स नहीं ले सकता है,
बंदूक नहीं रख सकता है, ना ही वो बेच सकता है, ना ही वो खरीद सकता है। तो ये गलत चीज़ है। इंडियंस लोग बिल्कुल कर सकता है। और उसमें रिस्ट्रिक्शन था कि आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा सरकार। यूरोपियंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, नहीं इंडियंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन। तो इस चीज़ को लेकर विरोध किया था इस पॉलिटिकल एसोसिएशन ने, जो कि सेकेंड हाफ ऑफ द 19वीं सेंचुरी में बना था। आया समझ में ना बच्चे लोग? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लेकर हुआ कि नहीं हुआ विवाद, है ना? और देखो सुशील कुमार घोष याद है ना तुम लोग को? अमृता बाजार पत्रिका जो था वो रातों रात तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज में बना है। यस, समझे ना? और बिल्कुल ये लोग मांग कर रहे थे कि साइमल्टेनियस एग्जाम, सिविल सर्विस का एग्जाम लंदन और इंडिया दोनों जगह होना चाहिए। तो मांग तो उठ ही रहा था। देखो अब यहाँ पे तुमको पता चला कि किस किस तरह का एसोसिएशन बना है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है, बच्चे लोग पूछता है सिविल सर्विस में ये सब भी, और सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। जैसे जमींदारी एसोसिएशन, इसको बोलते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी, 1831 में बना था। ये फर्स्ट हाफ ऑफ द 19वीं सेंचुरी है, समझे? 1831 कौन बनाए थे? तो द्वारकानाथ टैगोर। कौन है द्वारकानाथ टैगोर? रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी हैं, ग्रैंडफादर हैं। मैंने पहले ही कहा था ना कि रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे घर से आते हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? दादाजी खुद इसके फाउंडर है, समझ जाओ तुम लोग। इसमें क्या था, जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे उसके इंटरेस्ट के लिए बात था ये, ठीक है? हाँ, मैं मानता हूँ कि ऑब्जेक्टिव लिमिटेड है तुम्हारा, ठीक है? मैं कहीं ना कहीं यहाँ हम्बल बिगिनिंग है तुम्हारा पॉलिटिकल एक्टिविटी का भारत में। और बट ये जो तरीका था बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका था। विद्यार्थी लोग प्रोटेस्ट करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि तोड़ फाड़ करेंगे, संविधान के हिसाब से करेंगे। लोग पढ़े लिखे लोग थे वहाँ पे भी, बहुत कम लोग थे, मुट्ठी भर थे। तो ये इसको कहते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी बना है, ये एसोसिएशन बना था, जमींदारी एसोसिएशन। कौन बनाए थे? द्वारकानाथ टैगोर 1831 में। किस चीज़ के लिए बनाए थे? फॉर द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स, समझ गया? बट तरीका क्या था? क्या वायलेंट तरीका था? नो, नॉन वायलेंट तरीका था, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका था कि पिटिशन देंगे, ब्रिटिश को बोलेंगे, ब्रिटिश फिर हमारा वो सुनेगा, उस तरह का तरीका। हाँ, यही इंसान ने, यही व्यक्तित्व ने 1843 को फिर एक और बनाया ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। द्वारकानाथ टैगोर नहीं बनाया था स्टूडेंट, समझ गए ना? इसमें क्या था कि जो रियल इन्फॉर्मेशन है, एक्चुअल कंडीशन क्या है इंडियंस का ब्रिटिश इंडिया में, उस चीज़ को लेके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। क्योंकि ब्रिटिश तो बहुत अपना वो देगा कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वह हम जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। ब्रिटिश जितना भी काम कर रहा था वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा था। तो कह सकते हो कि एक तरह से पोल पट्टी खोल देगा ये ऑर्गेनाइजेशन, रियल इन्फॉर्मेशन तैयार करेगा कि ब्रिटिश जो यहाँ पे रूल कर रहा है उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे इंडियंस को। एवरी इन्फॉर्मेशन वुड बी कलेक्टेड बाई दिस ऑर्गेनाइजेशन। आया दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में द्वारकानाथ का ही रोल है, द्वारकानाथ ही फाउंडर है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। बच्चे लोग पहले ही पढ़ चुके हो तुम लोग इसके बारे में, मैंने बताया है, देखो याद करना तुम लोग। 1851 में क्या हुआ कि ये जो पहले जो चल रहा था वही जमींदारी एसोसिएशन, जिसको हम लोग लैंड होल्डर सोसाइटी भी कह सकते हैं, और दूसरा क्या है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, दोनों को मर्ज कर दिया गया। मर्ज करके क्या बनाया गया? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसके जो प्रेसिडेंट थे राधाकांत देव थे, वही राधाकांत देव जो अपोज करते थे राजा राम मोहन के राइटिंग्स को भी, याद करो, समझे? तो राधाकांत देव क्या थे? प्रेसिडेंट थे। और सेक्रेटरी कौन था? देवेंद्रनाथ टैगोर। देखो देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है? हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर पिताजी हैं, जो कि कैरी किए थे, जिन्होंने और भी बहुत कुछ, तद्बोधिनी सभा भी बनाया था, और फिर ब्रह्मा समाज से जुड़े भी थे वो, याद करो बच्चे लोग। वही व्यक्ति सेक्रेटरी बने हैं। देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यूपीएससी क्वेश्चन कि हिंदू पैट्रियट कौन लिखते थे, किससे रिलेटेड, कौन से एसोसिएशन से रिलेटेड है? तो वो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से रिलेटेड है, पब्लिश करते थे, समझे? और लिखने वाले लोग कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। तो हरीश चंद्र मुखर्जी भी काम करते होंगे उसमें, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में, लिखने वाले ये थे। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हिंदू पैट्रियट को रिलीज करता था, पब्लिश करता था? तो नाम क्या है उसका? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएससी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ। यही ऑर्गेनाइजेशन था, यही एसोसिएशन था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, कि जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में पिटीशन भेजा था और कहा था कि कुछ कुछ चीज़ आप चार्टर एक्ट में ये सब चीज़ डालिए, और चार्टर एक्ट में उस हिसाब से डाला भी गया था। देखो इसमें कहा गया था कि सेपरेट लेजिस्लेचर होना चाहिए। देखो इसका रिजल्ट हुआ ना आने वाले समय में, हाँ, प्रेशर बनाया गया। उसमें कहा गया कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल अलग करिए, क्योंकि अभी जो गवर्नर जनरल का जो टीम है वो दोनों का ही रोल प्ले कर रहा है, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों अलग करिए, ठीक है? एग्जीक्यूटिव को जुडिशियल से अलग करिए। हाँ, हायर ऑफिसर जो इतना ज़्यादा सैलरी होता है इन लोग का, उसको कम करिए, सॉल्ट ड्यूटी ख़त्म करिए, और जो अकबरी जो टैक्स है, अकबरी टैक्स का मतलब क्या है कि अल्कोहल कोई बेच रहा है, कोई मेडिसिन बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था उसको ख़त्म करने का बात था इसमें। और स्टैम्प ड्यूटी भी ख़त्म होना चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी में जो प्रॉपर्टी पे लगता है,
तो इतना कुछ मांग था बच्चे लोग, समझे। सजेशन दिया गया था चार्टर एक्ट 1853 के लिए, और बहुत सारा सजेशन को माना भी गया है। तो हम कह सकते हैं इसलिए कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो कि एक रिजल्ट है फर्स्ट हाफ का, कह सकते हो 51 तक है, तो आप मान के चल सकते हो कि फर्स्ट हाफ, तो इसने पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया है, समझे। आगे देखो भी स्टूडेंट, ये तो हो गया वहाँ का। देखो बंगा भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में बना था ये, राजा राम मोहन रॉय और उसके जो एसोसिएट्स है, फ्रेंड्स सब है, वो उन्होंने बनाया था ये, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन लीग याद होना चाहिए 1875 में कौन बनाए थे, वही शिशिर कुमार घोष जो अमृता बाजार पत्रिका चला रहे थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनने के बाद क्या हुआ, रातों रात वो इंग्लिश में चेंज हो गया था ना न्यूज़पेपर, बिल्कुल। यही शिशिर कुमार घोष चला रहे थे इंडियन लीग को। ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव ये था कि नेशनलिज्म को फैलाना, हाँ, पॉलिटिकल एजुकेशन देना लोगों को बीच में, लोग अवेयर हो जाए कि ब्रिटिश क्या है, क्या हो रहा है सोशल, ये सभी चीज़। हाँ, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि मैंने क्या कहा बच्चे लोग 1860 के बाद तुमको रियल नेशनलिज्म का इम्पैक्ट दिखेगा, तो उसमें मैं कह सकता हूँ कि ये इंडियन नेशनल एसोसिएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन नेशनल एसोसिएशन बना 1876 में, ठीक है। इनफैक्ट ये प्रीकर्सर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले ये बना है, तो कह सकते हो कि कहीं ना कहीं इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने का एक रास्ता क्लियर किया है। ये तुम्हारा फोर रनर है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले चलने वाला ये बॉडी है। हाँ, बाद में ये अलग बात है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बना, अब बाद में वो मर्ज कर गया उसमें। तो आगे का ये एसोसिएशन है कि जो कि बहुत बड़ा एसोसिएशन था, देखो, तो इसको हम इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भी कहते हैं। इसमें यही बात था कि 1876 में बना था स्टूडेंट, बाय द वे। पूरा लेजिटिमेट तरीका होना चाहिए, पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोटेस्ट करना है तो वायलेंट तरीके से करना है, नॉन वायलेंट तरीका से करना है, शांति से करना है, समझे ना। इसमें देखो, ताकि पॉलिटिकल एडवांसमेंट हो सके पीपल का, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट हो सके, और तुम्हारा मटेरियल एडवांसमेंट हो लोग का। यानी कि इसमें क्या है कि सभी इंडियंस का ना भलाई का बात है। मत तरीका क्या होना चाहिए, बहुत ही लेजिटिमेट तरीका होना चाहिए। अब इसमें देखो स्टूडेंट क्या है, पहले यहाँ पे देखो 2 कॉन्फ्रेंस हुआ था 1883 और 1885 में, 2 कॉन्फ्रेंस हुआ, यानी कि 2 बार मीटिंग बैठा था, कहने का मतलब ये हुआ। तो देखो एक जो चीफ आर्किटेक्ट है ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का, जो कह सकते हो कि जो श्रेय जाएगा आनंद मोहन बोस को जाएगा, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, ठीक है, SN बनर्जी जिसको कहते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन जनरेट करना पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे कि ब्रिटिश किस तरह रूल कर रहा है, लोग पॉलिटिकल एजुकेशन बढ़ाना, इंडियंस को यूनाइट करना, समझे। हाँ, सिविल सर्विस को लेकर देखो, जब लिट्टन ने, याद करो, लिट्टन ने जब एज बढ़ा दिया था तो WC बनर्जी थे जो अपोज करने वाले थे, पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं ये। WC बनर्जी ने इस चीज़ को अपोज किया था, काय कर दिया आप 23 से 19 ईयर अपोज किए थे। देखो यही ऑर्गेनाइजेशन था इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जिसने कहा कि साइमल्टेनियस एग्जाम होना चाहिए इंग्लैंड में भी और इंडिया में भी, UPSC का, वही सिविल सर्विस का। और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इंडिया, यानी कि इंडियंस लोग बहुत ज़्यादा होना चाहिए हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, ये सब मांग था। देखो रिप्रेसिव आर्म्स एक्ट आया था ना, वही कि कोई भी इंडियंस अपना आर्म्स नहीं रख सकता है, वेपन्स नहीं रख सकता है, पिस्टल नहीं रख सकता है बिना लाइसेंस लिए, उसको भी अपोज किया है इसने। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का तो बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ ही हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एसोसिएशन है बच्चे लोग, ये फोर रनर है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। हाँ, बाद में क्या हुआ, 1 साल बाद ये भी INC के अंदर मर्ज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि INC जो बनाने का, जो INC जो बना, उसके पीछे जो चल रहा था कोई बॉडी, तो वो बॉडी कौन सा, क्या था वो बॉडी का नाम, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC में कई बार सवाल पूछा जा चुका है इस एसोसिएशन से। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जिसको कह सकते हो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भी कह सकते हो। इसमें जो चीफ आर्किटेक्ट थे, क्या नाम था उनका, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिल्कुल। तो देख सकते हो और भी बना है, और भी ऑर्गेनाइजेशन बना है, जैसे मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ठीक है, 1849 में बना था। ये पहला ऑर्गेनाइजेशन बना था मद्रास प्रेसिडेंसी में, ताकि इंडियंस के लिए लड़ सके। और इसको जो इस्टेब्लिश किए थे, कौन किए थे, गजुलू लक्ष्मी नारासु चेती, ठीक है, मद्रास रीजन में इन्होंने फाउंड किया था मद्रास नेटिव एसोसिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन। दूसरा क्या है, मद्रास महाजन सभा 1884 में, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले 1 साल पहले। कौन बनाए थे, देख सकते हो यहाँ पे, M वीरारागा भाचारी नंबर 1, V सुब्रमण्यम अय्यर, एंड तीसरा क्या है, V आनंदा चार्लू। ये 3 शख्सियत ने मिलकर ये एसोसिएशन बनाया था, मद्रास महाजन सभा 1884। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी बनाया था, देखो बदरुद्दीन त्याब जी, फिरोज शाह मेहता और KT तलंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी लोग मॉडरेट्स होंगे, ठीक है, बड़े बड़े लीडर्स हैं।
और पुनः सार्वजनिक सभा भी बना था 1867 में। तो एम.जी. रनाडे बताए थे, जज थे वो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था कि गवर्नमेंट और पीपल के बीच में सर्व करना, कोई भी गैप है तो उस गैप को फिलअप करना। बात समझ में आ रहा है? तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा कांग्रेस से पहले बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, समझे। कलकत्ता में जो बना था वो तो मैंने बता ही दिया तुम लोग को। इससे पहले जो पढ़ रहे थे बच्चे लोग इंडियन नेशनल एसोसिएशन, वो कलकत्ता का चीज़ है। तो इसमें हम लोग क्या बात किए, मद्रास में क्या क्या बना, तो मद्रास में 2 ऑर्गेनाइजेशन बना है। फिर बॉम्बे में क्या बना, तो बॉम्बे में 2 ऑर्गेनाइजेशन बना है। वहाँ पे देखो पुनः सार्वजनिक सभा भी बॉम्बे का ही एम.जी. रनाडे बनाए थे उसको, ठीक है। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में देखो बदरुद्दीन त्याबजी है, फिरोज शाह मेहता है, ठीक है, और के.टी. तलंग है। होप सो समझ में आ गया होगा। ये तुम्हारा कांग्रेस से पहले का एसोसिएशन सब है। तो देखो इतना ही नहीं, बाहर भी तो बना है, विदेश में भी तो बना है भारत का बहुत सारा चीज़, सही बात है ना। तो ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी बना, देखो तो ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी कौन बनाए हैं, राजा राम मोहन रॉय के एक अपने उनके दोस्त थे, बहुत ही अजीज दोस्त, विलियम एडम ने बनाया था इंग्लैंड में ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। समझ गए ना, राजा राम मोहन रॉय के फ्रेंड थे, बहुत क्लोज फ्रेंड थे। क्या नाम है इनका, विलियम एडम ने बनाया था। कहाँ पे, इंग्लैंड में ही बनाया था। दूसरा देखो इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1866 में बनाया था। कौन, दादा भाई नारोजी थे। मैंने कहा था दादा भाई नारोजी बाहर भी बनाए थे, बिल्कुल। तो दादा भाई नारोजी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाए थे, लंदन में बनाए थे, ताकि इंडियन क्वेश्चंस पे डिस्कशन डिबेट हो सके वहाँ पे। बाद में उसका ब्रांच इंडियन सिटीज़ में ही बना है। तो पहले तो ये इंग्लैंड में ही बना था, लंदन में ही बना था, उसके बाद फिर ब्रांच इंडिया में ही बना है। तो वह पूछेगा कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने बनाया है, तो दादा भाई नारोजी ने बनाया था, समझे। और हाँ बच्चे लोग कंफ्यूज नहीं होना है, नेशनल इंडियन एसोसिएशन अभी तो जस्ट जान रहे हो ना कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन डब्ल्यू.सी. बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने बनाया था, बट थोड़ा नाम चेंज कर दो, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, नॉट योर इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ये 1870 बना था, यानी कि उससे भी पहले बना था ये। वो कब बना, 1876 में बना वो, ये उससे भी पहले बना है, 6 साल पहले बना था, ठीक है। मैरी कारपेंटर बनाई थी। इसके बारे में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में बता चुका हूँ ये चीज़, ठीक है। देखो तो जो इंग्लिश एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्मर थी जो है, वो इंडिया आई थी 1866 में, और वो काफ़ी इंस्पायर हो गई थी केसी सेन से और केशव चंद्र सेन से, ठीक है। और इसलिए उन्होंने भी ये बनाया था ये। तो फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन इन ब्रिटेन में ही बनाया, बाहर ये सब जितना है सब बाहर का बात है, ताकि कम्युनिकेशन हो सके इंडियन रिफॉर्मर्स और ब्रिटिश के बीच में। बात समझ में आ रहा है। मैरी कारपेंटर है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनका, लेडी थी ये। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, देखो ये भी इस्टेब्लिश हुआ 1899 में। कहाँ पे, वहीं पे लंदन में ही हुआ, क्योंकि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन वाला सब बाहर हो रहा है अभी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत में चल रहा है ना, इसका एक ब्रांच कह सकते हो। ब्रांच का नाम क्या है, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। दादा भाई नारोजी, देखो दादा भाई नारोजी तो बहुत अपना समय दिए थे, अपना जीवन बहुत बाहर खर्च किए थे अपना, ताकि इंडिया का कॉज बाहर उठा सके वो। दादा भाई नारोजी स्पेंड अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ हिज लाइफ एंड इनकम कैंपेनिंग फॉर इंडियाज केस एब्रॉड, बाहर, ताकि बाहर पता चल सके कि इंडियंस का कितना बुरा हालत है। तो बहुत बाहर रहेंगे। 1890 में देखो कि 1890 में क्या हुआ बच्चे लोग, कि इट वॉज डिसाइड टू होल्ड ए सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लंदन इन 1892। देखो 90 में डिसाइड हुआ कि 2 साल बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस भी वहाँ पे सेशन करेगा लंदन में, बट ये मेटलाइज नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, क्योंकि 1891 में इंग्लैंड में इलेक्शन था। जब इंग्लैंड में इलेक्शन था तो इसलिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब पोस्टपोन कर दिया गया तो कभी ये मेटलाइज नहीं हो पाया ये चीज़। बात समझ में आ गया ना। ये सब बाहर हुआ है, कह सकते हो कि कांग्रेस से संबंधित बहुत सारा चीज़ या कांग्रेस से नहीं भी संबंधित बहुत सारा चीज़ लंदन में फॉर्म हुआ था। यस वी हैव सीन ना, बर्थ एंड ओरिजिन ऑफ नेशनलिज्म कंप्लीट हो चुका है, प्री कांग्रेस एसोसिएशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चे लोग हम लोग देखेंगे कि आखिर ये बना कैसे, आखिर इंडियन नेशनल कांग्रेस बना कैसे फॉर्म हुआ है। तो बच्चे लोग यहाँ समझना होगा, 2 कॉन्फ्रेंस हो चुके थे ना इसका, हाँ, इंडियन नेशनल एसोसिएशन या या कह सकते हो इंडियन नेशनल एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भी कह सकते हो तुम लोग, है ना, नेशनल एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भी कह सकते हो। देखो 2 चीफ आर्किटेक्ट थे, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसलिए कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले का चीज़ है ये, 4 रनर है ये, ठीक है। अब देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना, 28 दिसंबर 1885 को बना। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो A.O. होम का है। बच्चे लोग अच्छे सुनना है, अच्छे से कान में सुनना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहीं से बेस बनेगा आगे के लिए भी, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रहा है इस यूनिट का ये, अच्छे से लिसन केयरफुली। A.O. होम जो सिविल सर्वेंट थे, ठीक है, सिविल सर्वेंट थे वो, रेवेन्यू सर्विस में थे वो, जानते हो सिविल सर्वेंट में रेवेन्यू भी होता है, तो रेवेन्यू सर्विस में थे ये, कह सकते हो सिविल सर्वेंट है। तो इन्होंने बनाया था इस चीज़ को, हमारे इंडियन एसोसिएट्स भी थे इसके साथ।
तो फर्स्ट सेशन जो हुआ था बच्चे लोग संस्कृत कॉलेज में हुआ था, बॉम्बे में। पहला जो सेशन हुआ था बॉम्बे में हुआ था, संस्कृत कॉलेज एक कॉलेज का नाम है, बॉम्बे में हुआ था। कब? 1885 में। और उसमें 72 डेलीगेट्स पहुंचे थे, 72 मेंबर्स पहुंचे थे अटेंड करने के लिए। और उस समय जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, कौन थे? WC बनर्जी। तो देखो नियम ये कहता है, देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कंडक्ट करेगा अपना मीटिंग्स, नियम है ये है कि यदि बॉम्बे में हो, बॉम्बे में यदि कोई भी कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो बॉम्बे का आदमी नहीं हो सकता, वो कलकत्ता का आदमी होना चाहिए, मद्रास का होना चाहिए। जब कलकत्ता में कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो कलकत्ता का आदमी नहीं होना चाहिए, कहाँ का होना चाहिए? वो चाहे बॉम्बे का होना चाहिए, फिर दूसरी जगह का होना चाहिए। तो जिस जगह पे हो रहा है वो वहाँ का लीडर नहीं हो सकता, दूसरी जगह का हो सकता है। और कन्वेंशन ये था कि हर एक दिसंबर को एनुअल सेशन होगा। तो मैंने कहा था ना ये पहले भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो एनुअल मीटिंग होता था वो दिसंबर में ही होता था, समझे? देखो वहाँ पे वही लिखा गया कि देखो सेशन क्या है कि अलग अलग कंट्री में रोटेशन 22 होगा। एक साल इधर हुआ, बॉम्बे में हुआ, तो अगले साल कलकत्ता में होगा, तो उसका दूसरे जगह पे होगा। तो सेशन क्या है तुम्हारा, अलग अलग कंट्री के अलग अलग हिस्सा में होगा रोटेशन बेसिस पे। और जो प्रेसिडेंट बनेंगे वो उस रीजन से नहीं होंगे, दूसरे रीजन से होंगे, जहाँ पे ये होगा वहाँ के नहीं होंगे। जैसे WC बनर्जी देखो ना, WC बनर्जी कलकत्ता के हैं, मगर वो प्रेसिडेंट कहाँ के बने? बॉम्बे के। सबसे पहला जो सेशन हुआ था बॉम्बे सेशन ही हुआ था स्टूडेंट, जहाँ में WC बनर्जी थे, बट वो बॉम्बे से तो नहीं आते हैं, कहाँ से आते हैं? कलकत्ता से आते हैं, ठीक है। देखो वही चीज़ लिखा गया है। फिर सेकंड सेशन होगा तो वो कलकत्ता में होगा, फिर कलकत्ता में होगा तो वहाँ पे कौन अध्यक्ष रहेंगे? दादा भाई नौरोजी कहाँ से आते थे? बॉम्बे से आते थे, ताकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, इसलिए किया गया है, समझे? ये नियम सब है और ये नियम फॉलो किया जाएगा लास्ट तक। आगे देखो, सबसे बड़ा सवाल है कि पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन अचानक कैसे आ गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस तो पूरा भारत के लिए है, अचानक कैसे आ गया? ऐसे कैसे आ सकता है? अभी तक पूरा तुम्हारा पार्ट एंड पार्सल में बन रहा था, अचानक हो गया क्या? 1885 अचानक चीज़ है क्या? तो जो बहुत बड़े हिस्टोरियन है भारत के, बिपिन चंद्र, वो कहते हैं कि ये सडन इवेंट नहीं है। 1860 से ही नेशनलिज्म वाला चीज़ होना शुरू हो गया था। भूमिका तो बहुत पहले ही तैयार हुआ, ये रिजल्ट है 1885 में, पहले बहुत कुछ हो चुका था। देखो वही बोला बिपिन चंद्र जो है बहुत बड़े हिस्टोरियन, वो कहते हैं कि देखिए एक दिन का इवेंट नहीं है, ये बहुत दिन का प्रोग्रेस सही है। जो पॉलिटिकल अवेकनिंग शुरू हुआ 1860 से 70 से, वो मेजर जो स्टेप लिया है, जो मेजर जंप लिया है, जो मेजर लीफ लिया है, वो 1870 के लेट्स लिया है। और उसी का एक रिजल्ट क्या है? 1885 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन। बहुत कोशिश किया गया था नेशनलिस्ट के द्वारा ताकि ऑल इंडिया लेवल पे एक ग्रुप बनाया जा सके, और उसमें देखो एक इंडियन एसोसिएशन भी बना। वो इनिशियल एफर्ट था, अब बाद में देखो वही इंडियन एसोसिएशन कह सकते हो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा बन गया। सही बात है ना? A.O. हुम देखो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने ये सभी चीज़ को उन्होंने क्या कैपिटलाइज किया, और उसमें 72 डेलीगेट्स जुड़े और मुंबई सेशन हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्ट हो गया। तो कोई पूछेगा तुमसे क्या कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक इवेंट है? इवेंट नहीं है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो लंबा समय से 1860 के बाद लगातार चल रहा था किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, समझे ना? स्पेशली जो इनका जो आनंद मोहन बोस का एसोसिएशन, इनका जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, ये इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, समझ गए? हाँ, सवाल ये है कि INC का जो फॉर्मेशन हुआ है इसको लेकर विवाद भी है, बताऊंगा मैं थोड़ी देर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो देखो सवाल ये है कि आखिर ब्रिटिश ने क्यों फॉर्म किया? A.O. हुम फॉर्म किया ना इसको, आखिर ब्रिटिश का जरूरत क्यों है? ब्रिटिश से लड़ने के लिए कायदे से तो इसको इंडियंस फॉर्म करता ज़्यादा बेटर होता। आखिर इसका फॉर्मेशन किसने किया? A.O. हुम ने किया, जो कि खुद ब्रिटिशर है, खुद एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है। आखिर वो क्यों किए इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन? सवाल ये है। तो देखो इसमें मगर ये भी काउंटर है कि देखो एक आदमी नहीं कर सकता ऑर्गेनाइजेशन, पक्का इंडियंस का साथ रहा होगा तभी तो किए होंगे, इंडियंस स्वीकार किया होगा तभी तो हुआ होगा ये चीज़। तो वही बोल रहा है कि इतना बड़ा ऑल इंडिया पार्टी बनना A.O. हुम की बस की बात नहीं है, सिंगल पर्सन की बात नहीं है। ये जरूर दिखता है कि हम लोग भी एक्सेप्ट किए थे, पॉलिटिकली कॉन्शियस जो इंडियंस लोग हैं, जो पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं, जो लीडर्स लोग हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया, तभी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ। तो क्रेडिट केवल A.O. हुम को ही नहीं मिलना चाहिए, समझे? और इंडियन लीडर्स ने A.O. हुम को इसलिए स्वीकार किया, इसलिए उनको लीडर बनाया ताकि वो कास्ट पॉलिटिक्स से दूर है, रीजनल पॉलिटिक्स दूर है, वो ब्रिटिशर्स है। और दूसरी बात है कि यदि ब्रिटिशर यदि बनाएगा ऑर्गेनाइजेशन तो ब्रिटिश जो शासन जो कर रहा है वो शक नहीं करेगा। यदि इंडियंस ऑर्गेनाइजेशन बनाता तो उसको तोड़ देता। मतलब ब्रिटिश बना रहा है तो एक सिंपैथी भी रहेगा, चलो ब्रिटिश बना रहा है, हमारे विरोध में नहीं बना रहा होगा। और इंडियंस को कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हो कि एक फ़ायदा हो जाएगा भारत को, क्योंकि यदि इंडियंस बनाता तो क्रैकडाउन हो जाता। देखो वही चीज़ लिखा गया कि इंडियन लीडर्स ने स्वीकार किया A.O. हुम को
क्योंकि वो फ्री थे, कोई ना कोई रीजनल पॉलिटिक्स, ना कोई कास्ट लॉयल्टी, है ना। और दूसरी बात है कि ऑफिशियल सर्कल में बहुत इन्फ्लुएंस था उनका, क्योंकि वो सिविल सर्वेंट थे। यदि लेट से यदि इंडियंस खुद भी बनाता इस बॉडी को, तो सबसे बड़ा सवाल है कि इंडियंस को कितना अनसरमाउंटेबल अपोजिशन सहना पड़ता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही अपोजिशन सहना पड़ता है ब्रिटिश इंडिया से, क्योंकि वो क्रैक डाउन कर देता है उसको। और दूसरी बात है, देखो इंग्लिश वेर व्यू डैट, यदि खुद एओ हुम ने बनाया है तो क्या व्यू जाएगा, अरे मेरा अपना ही आदमी बनाएगा, हमारे विरोध में थोड़ी बनाएगा। तो एक सेफ्टी के रूप में, ठीक है ना, देखोगे पर्सपेक्टिव से, तो एओ हुम ने जो बनाया है बहुत सही बनाया है और इसको स्वीकृति मिला है। हाँ, समझे। आगे देखो बच्चे लोग, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का, क्योंकि बहुत सारे लोग को ना ये संदेह है कि इंडियन नेशनल जो कांग्रेस बना है, आईएनसी जो 1885 में बना है, ये ब्रिटिश का ही राजनीति है, पॉलिटिक्स। बढ़िया सुनना, ये मेंस में तो पूछता ही है, ऑप्शनल तक में पूछता है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। अच्छा, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कैसे समझोगे? देखो कुकर लगता है ना, कुकर में सीटी रखते हो ना, कुकर में सीटी इसलिए होता है कि मान लो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो तो सीटी रिलीज हो जाए और गैस निकल जाए, और फिर गैस निकलता है, फिर सीटी नीचे चला जाता है प्रेशर रिलीज होने के लिए। तो सेफ्टी वॉल्व का मतलब यही है कि प्रेशर रिलीज करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था, ताकि रिवोल्ट ऑफ 1857 की तरह फिर कोई दूसरा रिवोल्ट ना हो जाए भारत में, क्योंकि भारत में डिसकंटेनमेंट स्टार्ट हो गया है, लोग को समझ में आने लगा कि कॉलोनियल इंटरेस्ट कुछ और है, ब्रिटिश इंटरेस्ट, इंडियन इंटरेस्ट कुछ और है। तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी ये कहता है विद्यार्थी लोग कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बना है वो पॉलिटिक्स का ही, ब्रिटिश पॉलिटिक्स का ही देन है वो, ताकि ब्रिटिश चाहता है कि कोई 1857 का रिवोल्ट फिर से ना हो। मगर बाकी जो हिस्टोरियन कहते हैं कि बोलते कि नो, ये गलत है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है ही नहीं, गलत है। क्योंकि एओ हुम भले ही सिविल सर्वेंट रहे हो, मगर एओ हुम ने बहुत सारा, एओ हुम का जो पेपर वर्क मिला, उसमें डायरेक्ट अपोजिशन दिख रहा है उनका। गवर्नर कुछ और भेज रहे हैं, वाइसरॉय कुछ और भेज रहे हैं, और ये बात नहीं मान रहे हैं। यदि ऐसा ही होता तो ऊपर का बात माना जाता। तो इसलिए अभी प्रेजेंट स्टैंड क्या है इस पर, कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कुछ था ही नहीं ऐसा, वो झूठ-मूठ का आरोप लग रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर। देखो यहाँ पे समझो, तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी देखो, इसमें जनरल बिलीफ था बहुत सारे स्कॉलर और कॉमन पीपल का। जैसे एग्जांपल देखो, स्कॉलर आरपी दत्त हो गए। आरपी दत्त ने इस तरह का कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दिया था। उन्होंने कहा था, देखो चाहे एक्सट्रीमिस्ट लाला लाजपत राय हो गए या कॉमरेड्स और भी बहुत सारे लोग, वो बोले थे कि नहीं, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने के पीछे ब्रिटिश का ही राजनीति है, क्योंकि वही बोले थे कि कोई म्यूटिनी ना हो जाए, रिवोल्ट ना हो जाए 1857 वाला, इसलिए बनाया गया जानबूझ के, ताकि कोई बहुत बड़ा विद्रोह ना हो जाए भारत में। दूसरा क्या है कि एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जहाँ पे इंडियंस के साथ डिस्कस किया जा सके उसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो भी, इससे क्या होगा कि प्रेशर एक ही बार फूटेगा नहीं, आस्ते आस्ते रिलीज हो जाएगा। बट यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख सकते हो आईएनसी वैसे देखो वही बोले कि आईएनसी क्या है तुम्हारा, कि ब्रिटिश का ही अपना हैंडी वर्क है, अपना ही बनाया हुआ चीज़ है, इसलिए ये जानबूझ के बनाया गया ताकि जो गुस्सा है लोगों में, गुस्सा तुम्हारा कहीं ना कहीं घटे, गुस्सा रिलीज हो, इसलिए बनाया गया। बट जो अपोनेंट है, अपोनेंट का बात ही सही है, क्योंकि अपोनेंट ने इतना कुछ दिया है इसमें, इस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को ठुकराने के लिए, कि अब हम कह सकते हैं कि देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। तो अपोनेंट जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस हो गए, अभी के जो हिस्टोरियंस हो गए, वो कहते हैं कि नो, आईएनसी जो बनाएगा पॉलिटिकली कॉन्शियस इंडियंस बनाए हैं, वो फ्रीडम फाइटर बनाए हैं हमारे, जो अवेयर थे कि नो चाहिए इस तरह का प्लेटफॉर्म, वो बनाए हैं। इसमें कहीं पे भी इंटरेस्ट नहीं था, इसमें कहीं पे ब्रिटिश का योगदान नहीं था। दूसरी बात ये है कि ये सेफ्टी जो वॉल्व थ्योरी है, ये नथिंग, ये मिथ है, एक खाली झूठ-मूठ का आरोप लगता है कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि जो रिसेंट करस्पॉन्डेंस मिला, जो वही कागज पत्र जो मिला सिविल सर्वेंट को, ये एओ हुम को ऊपर से बहुत सारा कागज आया होगा ना गवर्नर जनरल का, बहुत सारे लोग, तो जब पढ़ा गया, उसको देखा गया, तो एओ हुम बात नहीं मान रहा था इन लोग का, ऊपर का जो ब्रिटिश है उसका बात बिल्कुल नहीं माना था, वही एओ हुम जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया है। तो उसे साफ हो गया कि ऊपर जो डिक्टेट किया जा रहा है ये बिल्कुल नहीं मान रहा है, ये नहीं माना, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट है, ऑटोनॉमस बॉडी है ये। यदि ये बात मानता है ब्रिटिश का, तो हम क्या कहते हैं कि ब्रिटिश नहीं बनाया उस चीज़ को, चेहरा भले ही ब्रिटिश का हो, और चेहरा क्यों यूज़ किया है ब्रिटिश का वो भी जानते हो। तो इसलिए देखो ब्रिटिश का एओ हुम को इसलिए यूज़ किया ताकि लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में काम कर सके। बच्चे लोग, लाइटनिंग कंडक्टर का मतलब क्या हो, जब थंडरिंग होता है तो लाइटनिंग गिरता है, जानते हो ना, छत के ऊपर एक रहता है, मेटल रहता है, छत के ऊपर एक मेटल रखा जाता है ताकि लाइटनिंग दूर तक नहीं जाए, वो क्या करे, मेटल में आके समा जाए, मेटल में आए और लाइटनिंग नीचे अर्थ पे जाके ग्राउंडेड हो जाए। तो एओ हुम को भी लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में ही यूज़ किया है हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स ने, कि कुछ भी चीज़ गिरेगा तो एओ हुम उसको संभाल लेगा, क्योंकि वो ब्रिटिशर है। तो
तो अब इसमें आरोप लगाना गलत बात है कि कोई कॉन्सेप्ट भी था सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं था। इस चीज़ को पूरा नकार दिया गया है, अभी के हिस्टोरियन ने नकार दिया है इस चीज़ को। आया समझ में ना? हाँ, आगे देखो विद्यार्थी लोग, तो एम और ऑब्जेक्टिव क्या था कांग्रेस का? आखिर कांग्रेस इतना बड़ा बना, इतना पैन इंडिया लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन बना, है अभी भी है कि नहीं है? कांग्रेस अभी पॉलिटिकल पार्टी है, उस समय तो फ्रीडम फाइटिंग के लिए कर रहे थे ये लोग सब। इसमें देखो तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडियन पीपल क्रिएट करना, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, हाँ सेम फीलिंग, वही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्रिएट करना। नंबर 1 देखो डेमोक्रेटिक और नेशनलिस्ट मूवमेंट तैयार करना जिसमें हर तबका के लोग जुड़ सके, लोग एजुकेट पीपल को अवेयर करवाना, पॉलिटिकली मोबिलाइज करवाना, पॉलिटिसाइज करना उसके इश्यूज को ताकि उसका इशू उठ सके। हेड क्वार्टर अलग अलग जगह पे हेड क्वार्टर क्रिएट करना ताकि मोबिलाइजेशन हो सके पीपल का। हाँ, फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स, यानी कि जितना भी कंट्री में अलग अलग जगह पे जो पीपल रह रहे हैं सब में फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए और सभी सेम ही कॉज के लिए लड़ रहे हैं पॉलिटिकल लोग सब, कंट्री आज़ाद होना चाहिए। प्रोपागेट एंड एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट, यानी कि सबका क्या था कॉमन गोल, ब्रिटिश को खत्म करना इस देश से, तो सबका अप्रोच सेम था, एंटी कॉलोनियल इंटरेस्ट नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी भारत में क्रिएट करना। और क्या है, पॉपुलर डिमांड जो है, यानी कि लोगों का जो प्रॉब्लम है, जैसे फार्मर का प्रॉब्लम हो गया, वर्कर का प्रॉब्लम हो गया, जो कॉमन प्रॉब्लम है वो ब्रिटिश को दे और ब्रिटिश को रेक्टिफाई करवाए, ब्रिटिश को बोले कि ये ठीक कर दीजिए, ये सही नहीं है आपका ये पॉलिसी। दूसरी बात है डेवलप एंड कंसोलिडेट फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी, यानी कि नेशनल यूनिटी, देश एक है। इससे पहले देश एक का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, हम जानते हैं इस चीज़ को, 1860 के बाद बना है, ये फाइनल कल्मिनेशन है उस चीज़ का, है ना। और इंडियन नेशनहुड, यानी कि भारत एक है, इस तरह का प्रमोट करना, समझे। तो ये ऑब्जेक्टिव था और कहीं ना कहीं सफल रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस इस चीज़ में। तो देखो यहाँ पे बच्चे लोग, तो यहाँ पे तुम लोग 3 फेज पढ़ने वाले हो नेशनलिज्म का, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीम फेज और गांधीयन फेज। तो मॉडरेट फेज में देखोगे जो तरीका रहेगा वो संविधान के हिसाब से रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका होगा। ये ट्रिपल पी पे डिपेंड करेंगे, प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मतलब वायलेंट नहीं, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, लिख के अनशन करके, उस तरह का। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या? स्वराज डोमिनियन स्टेटस, यानी कि ब्रिटिश ऊपर रहे कोई दिक्कत नहीं है, ब्रिटिश के नीचे ही हम अपने इंडियंस लोग रूल करना चाहते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनियन स्टेटस, समझे। इसमें सोशल बेस कितने थे? बस एलाइड क्लास थे। तो सबसे बड़ा लिमिटेशन भी यही है मॉडरेट का। फिर एक्सट्रीमिस्ट का भी देखोगे, फिर गांधीयन फेस भी देखोगे। तो इस तरह हम लोग नेशनलिज्म को देखने जा रहे हैं। कंप्लीटेड।